करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, फिलिक का मतलब होता है जिसमें एफिनिटी हो, ठीक है, अट्रैक्शन हो। फिलस मीनिंग होता है एफिनिटी, सिंपल टर्म्स में बोलो तो लव, अट्रैक्शन। और अगर फोबिया का मतलब बोलो, फोबिक का मतलब क्या होगा, फियर हो गया। ठीक है, या आप बोल सकते हो रिपल्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दो कैटेगरी, दो इस तरीके के स्पेशल नाम दिए गए, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो इसमें क्या होता है, देखो, लायोफिलिक का मतलब है कि जब ये बनेगा ना, या जब इसकी प्रिपरेशन करोगे, या जब इसके स्ट्रक्चर को देखोगे लायोफिलिक को, तो इसमें आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है और जो डिस्पर्स फेज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होता है। इसमें एफिनिटी होती है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे के पार्टिकल्स से अटैचमेंट होता है। तो इसका मतलब लायोफिलिक अगर हमें बनाना है, सपोज इसको हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, डीपी लेके आए, डिस्पर्जन फेज लेके, डिस्पर्स्ड फेज लेके आए और डीएम को लेके आए, दोनों को आपस में मिक्स कर दें और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाए इजीली। इजीली क्यों बन जाता है, क्योंकि इनकी एफिनिटी होती है एक दूसरे के साथ, डीपी और डीएम में एफिनिटी होती है, इसलिए ये इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करते हैं लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक में क्या होता है, इसमें एफिनिटी नहीं होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनको बोलते हैं लायोफोबिक। अब इसको बनाना है ना, तो आप ऐसा सोचो कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज को हमने मिक्स कर दिया सिंपली, और आप इसको प्रिपेयर कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है, प्रिपरेशन नहीं हो पाती इसकी। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनमें एफिनिटी नहीं होती है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, इसमें कुछ प्रोसेसेस यूज करने पड़ते हैं। वो प्रोसेस आपके फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। अगर इनको बनाना है, प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं। सिंपली इनको नहीं बनाया जा सकता कि आप डिस्पर्स फेज ले आओ और डिस्पर्जन मीडियम ले आओ, एक दूसरे में मिक्स कर दो और आपका कोलाइडल तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता। तो देखो, जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं अगर हम समझे तो, इनके एग्जाम्पल हैं ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, रबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 12th के सिलेबस में भी, अपने प्रैक्टिकल के सिलेबस में, स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, तो आपको स्टार्च दे दिया जाता है, वाटर में आप डिजोल्व करते हो, फिर उसको हीट अप वगैरह करते हो, फिल्टर पेपर से आप उसको क्या करते हो, फिल्टर कर लेते हो, और ऊपर की तरफ कोलाइडल पार्टिकल्स आ जाते हैं, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ग्लू है ना, या अगर सिंपल वे में समझो तो हम लोग वो बनाते हैं ना, आपने देखा है, जैसे घर पे रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले चपाती बनानी है तो क्या करोगे, पहले बताओ। हाँ, हाँ, मिक्स करते हैं। तो देखो आप, जैसे आप लोग तो करते नहीं होगे काम किचन में, जो भी लोग ये डो प्रिपेयर करते हैं, अपना फ्लोर लिया और इसके बाद क्या किया, वाटर डाला और इसको हाथों से मिक्स कर दिया। अब आप देखते हो क्या ये एक दूसरे को, वाटर और ये फ्लोर क्या रिपेल करता है क्या, ये तो फटाफट स्टिक कर जाते हैं एक दूसरे से और अच्छा सा कोलाइडल बन जाता है। देखा है, जैसे पुराने ज़माने में, अभी तो पुराने ज़माने में जैसे कोई सेलिब्रेशन होता था, पहले हम लोग काफ़ी छोटे थे तब,
तो उस समय क्या होता था, हम लोग ये ग्लू वगैरह खरीद के या फेविकॉल वगैरह खरीद के नहीं लेके आते थे। कोई प्रिपरेशन है, जैसे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो कहीं पर ग्राउंड में अगर हम लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं सारे बच्चों ने, तो उस ग्राउंड को अगर हमें कवर करना है तो कुछ पिलर्स अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो उन पे हम लोग क्या करते थे, एक कलरफुल पन्नियाँ आती हैं, देखी होंगी शायद आप लोगों ने, या नहीं देखी हो मुझे पता नहीं, ऐसे अलग अलग कलर्स की आती हैं। जैसे मान लो ये पर्पल कलर का पूरा शीट आएगा, ऐसे अलग अलग कलर्स की आती हैं। तो उनको हम लोग क्या करते थे, उनके पीसेस बना करके और यही अपना आटे का लेई जैसा बना करके उसको वाटर में डिज़ोल्व करते थे। आपने आटा लिया, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया थिक, और फिर उसके बाद क्या किया, इसको थोड़ा सा आपने पका दिया। अब ये स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है और इसी से हम लोग क्या करते थे, इनको चिपका चिपका के पूरा डेकोरेशन कर डालते थे। तो ये भी क्या है, एक कोलॉइडल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिस्पर्जन मीडियम इसमें वाटर हो गया और आपका फ्लोर जो है वो क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। इसको जैसे ही आप एक दूसरे को पास लाते हैं तुरंत थिक बड़े बड़े साइज के कोलॉइडल तैयार हो जाता है अपना। क्लियर है बात? अब अगर हम हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं या लायोफोबिक, हाइड्रोफोबिक वर्ड तब यूज़ कर देते हैं जब डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर होता है, तब उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक नाम दे देते हैं। और अगर वाटर नहीं है, कोई और है, तो हम लोग उसको लायोफोबिक बोलेंगे। जैसे देखो, डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका वाटर है तो लायोफोबिक को नया नाम दे देंगे हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। और कोलॉइड को, कोलॉइडल सोल्यूशन को इन जनरली हम लोग सॉल्व बोलते हैं, तो बताया ही आपको। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे Ag का है, Au का है, इनके अगर हम लोग बनाते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन, इनके हाइड्रोक्साइड के कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो आपके होते हैं हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक। जैसे सल्फाइड है AS2S3, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं अधिकतर करके एग्जाम में, लायोफोबिक है ये। क्लियर? तो लायोफिलिक और लायोफोबिक का मतलब समझ आया? इसके बाद देखो, ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपकी एक चार्ट है। सबसे पहला तो ये इजीली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, बता दिया आपको। ये स्पेशल मेथड से बनाए जाएंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसमें देखो ये जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोसेसेस आप यूज़ कर सकते हो जिसमें इन दोनों को डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज को सेपरेट कर सको। लेकिन जो लायोफोबिक होगा, एक बार बन जाएगा तो उसको जल्दी से सेपरेट करना आसान नहीं होगा, मतलब डीएम और डीपी में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। फिर पार्टिकल साइज की अगर बात करो तो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर ट्रू मॉलिक्यूल्स बट बिग इन साइज, एग्जैक्टली ट्रू सोल्यूशन जैसे होंगे, लेकिन इसमें लायोफोबिक जो होता है इसमें एग्रीगेट होता है। जैसे मान लो, देखो जैसे ये है AB है कोई सब्सटेंस, इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे AB कोई सब्सटेंस था, इसका कुछ साइज था, इसको आपने डिस्पर्जन मीडियम में डिज़ोल्व किया, तो क्या हो गया, ये जो हो गया, ये कोलॉइडल पार्टिकल बना लिया। ठीक है, ये AB ही रहा लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया। दूसरे को लायोफोबिक जब बनेगा, ये लायोफिलिक बना है। जब लायोफोबिक बनेगा तो वो कैसे बनता है, उसमें मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लो ये AB है ना, इसका साइज छोटा है, ये DP है, इसमें हमने DM को मिक्स किया। जब DM को मिक्स करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि AB के ऊपर और A+, इस तरीके से कोई आयन आकर के अटैच हो जाए और इसके साइज़ को बड़ा कर दे। और इसमें एक और चीज़ होगी कि इसमें और AB भी ऐड होते जाएंगे, एक आयन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे मॉलिक्यूल्स का भी एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लायोफोबिक जो होता है वो एग्रीगेट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स होता है।
जबकि इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज वगैरह आएगा और उसकी वजह से इसका साइज़ बढ़ेगा। इसमें ये वाला केस है, चार्ज से बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी ऐड अप होते जाएंगे। चार्ज तो आएगा ही आएगा, मॉलिक्यूल्स भी ऐड अप होंगे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो लायोफिलिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि लायोफोबिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबलाइज नहीं होते, जल्दी से अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें कुछ सब्सटेंसेस को हम ऐड करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए इसको। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं जिनको हम स्टेबलाइज़र बोलते हैं। उनका छोटा सा अमाउंट, जैसे आपने पिंच ऑफ उसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे। और वैसे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। फिर उसके बाद एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट आप कोई ऐड करते हो उसमें, तो लायोफिलिक में कोई इफेक्ट नहीं आता है, जबकि इसमें अगर आप इलेक्ट्रोलाइट अलग से ऐड करोगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कोआगुलेशन हो जाता है। ठीक है, कोआगुलेशन अभी बताएंगे क्या होता है। फिर चार्ज की अगर बात करें, तो इन जनरली ये जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक से बनते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ले लो, अगर इन जनरली बोल सकते हो, और उनको किसी डीएम में, डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करो, तब ये बनते हैं ये वाले। तो इसलिए इनके ऊपर चार्ज नहीं होता है। जबकि ये वाले जो होते हैं लायोफोबिक जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, उनके बनते हैं, उनसे बनते हैं, इसलिए इनके ऊपर इन जनरली चार्ज होता है। अब कोई भी चीज़ जिसके ऊपर चार्ज होगा, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाओगे, तो अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? अगर कोई ऐसी स्पीसीज है आपके पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर लायोफिलिक की बात करो, तो क्योंकि चार्ज होता नहीं है इनके ऊपर कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए इनका मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर? देखो हाइड्रेशन की अगर बात करें, तो हाइड्रेशन में लायोफिलिक में पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर हैवीली हाइड्रेटेड ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट। हाइड्रेशन का मतलब है सॉल्वेंट आपने कौन सा ले लिया, वाटर ले लिया। अब वाटर आप ऐड करोगे तो डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्शन होता है, इसलिए बहुत हाइड्रेशन इनका हो जाता है, मतलब वाटर अटैच हो जाएगा जाके। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है। विस्कोसिटी की अगर बात करो, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्ट्स आर मच हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। इनकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ठीक है, विस्कोसिटी तो आप सिंपल थिकनेस से समझते हो, डीएम के कंपैरिजन में इनकी ज़्यादा हो जाएगी, और इनका लगभग सेम रहेगा। टिंडल इफेक्ट की बात करें अगर, तो ये वाले जो होते हैं इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, इनका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए ये टिंडल शो करते हैं। ये इन जनरली टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। क्लियर? टिंडल इफेक्ट तो बता चुके हैं आपको। तो अब देखो, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। पहला वाला था किसकी बेसिस पे? ये जो क्लासिफिकेशन था ये वाला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डी, डिस्पर्जन मीडियम और उसके बीच में अट्रैक्शन है या नहीं है। जिसमें है उसको क्या बोला हमने? लायोफिलिक। और जिसमें नहीं है उसको क्या बोला? लायोफोबिक, या रिपल्शन है जिसमें। अब दूसरा वाला देखो। अब दूसरा वाला जो है ना, वो ये है कि स्ट्रक्चर किस तरीके का है, क्या बनाते हैं, कोई माइक्रोमोलिक्यूल बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, देखो इसमें क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर अगर बात करें, इन दिस टाइप पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ एटम्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स साइज लेस देन 1 नैनोमीटर।
ठीक है, जैसे मान लो कि हम सॉल ऑफ गोल्ड एटम बनाते हैं या सॉल ऑफ सल्फर एटम बनाते हैं, तो ये इस तरीके का शो करता है। मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी से आपको पता ही है क्या होता है, और मॉलिक्यूलर से मतलब आपका मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और क्या बना लेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखो मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो का क्या मतलब है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल में बड़े साइज के मॉलिक्यूल, हम लोग अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मैक्रो मॉलिक्यूल एक चैप्टर है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ हर्ष क्या हुआ? हाँ मैम, मैं आज आ नहीं पाऊंगा ना मैम। अच्छा मैंने मैसेज भी डाल दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ ओके मैम। अब मैक्रो मॉलिक्यूल में हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे पढ़ने वाले हैं, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, डीएनए पढ़ेंगे हम लोग, आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल, इसमें क्या हुआ था, इसमें कोलॉइडल साइज में जाने के लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और अगर वो कोलॉइडल रेंज में पहुंच जाता है 1 नैनोमीटर से कहाँ पे पहुंच जाता है, 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर पहुंच जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कोलॉइड बोल देते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन बोल देते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है इन जनरली लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और वो फिर एक दूसरे के साथ अटैच होकर के बड़ा साइज बना लेते हैं। क्लियर? मैक्रो मॉलिक्यूल में जो साइज होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, वो खुद ही बहुत बड़ा होगा, ठीक है, उसका साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। देखो, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर सफिशिएंटली बिग इन साइज टू बी कोलॉइडल डायमेंशन। कोलॉइडल की जो डायमेंशन है वो क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यही तो है कि डायमीटर इतना होना चाहिए। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम, जो अपना डी पी होगा, हाँ डीपी लिखा तो हुआ है, डीपी होगा, उसका साइज क्या होगा, वो कोलॉइडल रेंज का ही होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डीएम को डीपी से सिंपली मिलाना है, और हमें क्या मिल जाएगा, क्या तैयार हो जाएगा, हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब इसमें डीपी पे ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स को अटैच नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उसका साइज खुद ही बड़ा है, वो कोलॉइडल रेंज के साइज का है। क्लियर? अब इसमें मैक्रो मॉलिक्यूलर में सारे यही सब आएंगे, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गए, बड़े बड़े एंजाइम्स, जिलेटिन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड। इसमें दूसरी चीज है, क्या है, दीज आर सब्सटेंसेज विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन आप लो रखते हो, लो होती है कंसंट्रेशन, तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे, वैसे ही वो कोलॉइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, एसोसिएट हो जाएंगे। माइसेल फॉर्मेशन, ये सुना है आपने, सोप और डिटर्जेंट में पढ़ते थे हम लोग। क्या होता था इसमें, हम लोग देखते थे कि भाई इसमें 2 तरीके के एंड्स हैं, एक आपका हेड है, दूसरा क्या है, टेल है। एक हाइड्रोफोबिक होगा, एक हाइड्रोफिलिक होगा। जब डर्टी क्लोथ है ना, जिसमें आपका ऑयल वगैरह लगा हुआ, ऑयल ग्रीस ये सब लगा हुआ है, ये हो रखा है, उसको आप क्लीनिंग कर रहे हो, तब ये माइसेल फॉर्मेशन होता था। तो ये जो माइसेल फॉर्मेशन है, ये किसका एग्जाम्पल है, एसोसिएटेड कोलॉइड का। क्लियर? कैसे बनता है इसमें नहीं जाना है डिटेल में, तो ऐसा कुछ इतना इस तरीके की चीजें पूछी नहीं जाती कभी।
फिर उसके बाद हम लोग, अब ये टाइप्स हमने पढ़ लिए, मैक्रो, एसोसिएटेड और मल्टी मॉलिक्यूलर। इसमें से आ क्या सकता है, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम्पल क्या होता है, या कहीं मीनिंग वगैरह से कुछ पूछ लिया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं, एक है प्रिपरेशन और एक है जब प्रिपेयर हो गया तो उसका प्यूरिफिकेशन, इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाएंगे। तो प्रिपरेशन में आपके दो तरीके के मेथड्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर बनाना है। तो एक को हम बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। दोनों का पहले मतलब समझ लेते हैं। अगर हम बात करें डिस्पर्जन वाले की, तो डिस्पर्जन को ऐसे समझो, जैसे मान लो ये बड़ा सा कोई आपके पास रॉक है, ठीक है, इसको आपने कोई फोर्स लगा के छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे रॉक्स बना दिए, ठीक है। तो बिग साइज को आपने क्या कर दिया, स्मॉल साइज में ब्रेक कर दिया। कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई बड़ा ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा बड़ा है, और आप उसको क्या करते हो, कोई प्रोसेस यूज़ करते हो, उस प्रोसेस से आप क्या करते हो, उसको स्मॉल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हो। और वो स्मॉल साइज पार्टिकल जो है वो किस रेंज का है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, मतलब वो किस रेंज में आ जाता है, कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। तो ये मेथड क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दिया जाता है, और ब्रेक होने के बाद उसका साइज इस रेंज में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल रेंज, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर में आ जाए तो उसको हम बोल देंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया, और इस मेथड को क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मेथड। क्लियर, ठीक है। दूसरा वाला है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन की अगर बात करो तो कंडेंसेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अटैच करवा के बड़ा मॉलिक्यूल बना दो, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रोसेस यूज़ करो जिसमें आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके बड़ा, यानी कि एग्रीगेट काइंड ऑफ, आपका जो मॉलिक्यूल था ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल था वो क्या था, स्मॉल साइज का था। अब कई सारे इसमें क्या करा दिया, आपने अटैच करा दिए, और आपने क्या करवा दिया, इनको किस रेंज में ला दिया, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जो कोलॉइडल की रेंज में बड़ा पार्टिकल बन गया कोलॉइडल रेंज वाला। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ये मेथड क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन। क्लियर है। अब देखो इन मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बातें कर सकते हैं। केमिकल मेथड की अगर बात करें, कुछ फिजिकल मेथड होते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस यूज़ किए जाएंगे। केमिकल मेथड में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, मतलब कोई रिएजेंट आप यूज़ करोगे, वो केमिकल रिएक्शंस में आपका डबल डिकम्पोजिशन से भी बनाए जाते हैं, ऑक्सीडेशन से भी बनाए जाते हैं, रिडक्शन से भी बनाए जाते हैं, हाइड्रोलिसिस से भी बनाए जाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं। फिजिकल में देखो सबसे पहला मेथड दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है सीधे सीधे आप क्या करोगे, सॉल्वेंट में मिक्स कर दोगे। व्हेन ट्रू सोल्यूशन का साइज क्या होगा, छोटा होगा कोलॉइडल से, is mixed with an excess of other solvent in which solute is insoluble but solvent is miscible, a colloidal solution is obtained। क्या देख लेना है हमें, कोई ऐसा ट्रू सोल्यूशन लेना है, ट्रू सोल्यूशन में सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, दो चीज़ें होंगी। अब कोई ट्रू सोल्यूशन हमने लिया, उसमें सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, और एक दूसरा सॉल्वेंट लिया,
जिसको हम डीएम बोल सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। और ये अदर सॉल्वेंट ऐसा है जिसमें कि ये वाला सॉल्वेंट मिसेबल है। ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है वो इसमें मिसेबल है, सॉल्यूट नहीं मिसेबल है। सॉल्यूट क्या है? इनसॉल्युबल है इस डीएम में। पर जब इस ट्रू सॉल्यूशन को इस डीएम से मिक्स करोगे, आप इसमें मिक्स करोगे ये वाले में, तो क्या बन जाएगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर? इसका एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल दिया, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन एल्कोहल इज पोर्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर, कोलॉइडल सॉल ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन। सल्फर वाटर में ऐसे डिजॉल्व नहीं होता होगा, लेकिन एल्कोहल वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, आपको पता है ना। एल्कोहल वाटर में हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं, क्यों? डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है, क्या रीज़न होता है बताएंगे? सबको? अच्छा, एक मिनट, देख, सल्फर ले रहे हैं और इसका एल्कोहल में सॉल्यूशन है, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अदर सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, जिसको हम डीएम बोल सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, उसमें हमने ले लिया वाटर। अब ये सल्फर को अगर डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एल्कोहल डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सल्फर इनसॉल्युबल है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसलिए ये डिसॉल्व होता है। एल्कोहल क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। तो इस मेथड में बेसिकली क्या है, जो आपका सॉल्वेंट है वो तो आपका डीएम में डिजॉल्व होगा, लेकिन जो सॉल्यूट है ट्रू सॉल्यूशन का वो डीएम में डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, हमने क्या किया, इस ट्रू सॉल्यूशन को ले लिया और इसमें हमने वाटर में इसको मिक्स कर दिया, तो हमारे पास कोलॉइडल सॉल ऑफ सल्फर प्रिपेयर्ड। कुछ टफ है? अब देखो दूसरा प्रोसेस बोल रहे हैं एक्सेसिव कूलिंग। कभी कभी ऐसा होता है, देखो कूल करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन करोगे किसी चीज़ का तो क्या होगा, मान लो वेपर है कोई, उसका टेम्परेचर डाउन करोगे तो क्या हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, या लिक्विड है उसको बहुत ज़्यादा आप फ्रीज कर देते हो, भाई वाटर को आप फ्रीजिंग उसमें रखते हो फ्रीज़र में, तो क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस बन जाता है। तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, इस प्रोसेस में हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन को कूल डाउन करना है, किसी भी सॉल्यूशन को कूल डाउन करना है, उससे उसका साइज़ क्या होगा, उनमें अटैचमेंट होगा और उसकी स्टेट चेंज होगी और साइज़ उस रेंज में आ जाएगा जिसमें कोलॉइडल साइज होता है। देखो क्या कह रहे हैं, कोलॉइडल सॉल ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CaCl3 ether can be obtained by freezing a solution of water in that solvent, and molecules of water
which can no longer be held in the solution separately combined to form the particles of colloidal size। मतलब हमने क्या किया, हमने CHCl3 और वाटर का मिक्सचर ले लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, टेम्परेचर को इसके बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया। अब पहले ये जो था ये कोलॉइडल रेंज में नहीं था, और फिर जब इसके टेम्परेचर को बहुत डाउन कर दिया हमने तो इसका साइज आ गया 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। मतलब ये क्या बन गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर? इसके बाद देखो डिस्पर्जन मेथड की बात बताई गई है। डिस्पर्जन मेथड में आपको ब्रोकन करना है, ये तो बता ही चुके हैं आपको, इसमें कुछ खास नहीं है। और एक स्टेबलाइजर यूज करेंगे। देखो स्टेबलाइजर क्यों यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है और बनने के बाद आपका तुरंत वो कन्वर्ट होने लगता है छोटे पार्टिकल्स में, मतलब बड़े पार्टिकल्स बने, सॉरी बड़े से छोटे बने, और फिर उसके बाद क्या होता है आपके वो किसी और पार्टिकल में चेंज होने लगते हैं, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेबलाइजर, ठीक है। उनका स्मॉल अमाउंट अगर आप ऐड कर दो तो वो स्टेबल बनाते हैं। To stabilize colloidal solution, we add small amount of some substances that are called stabilizer। जैसे हमारे घर में लगा होता है ना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कि वोल्टेज हाई लो हो तो उसको मैनेज करके रखें। उसके बाद बात हो रही है मैकेनिकल डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन में भी एक सिंपल डिस्पर्जन है और दूसरा क्या है, मैकेनिकल डिस्पर्जन है। मैकेनिकल डिस्पर्जन का मतलब है कि आप कोई जैसे ही मैकेनिक्स की बात आती है, मतलब आप बात कर रहे हो किसी मशीन की, ठीक है, कोई मशीन अप्लाई करोगे। तो इसमें अगर एग्जांपल हम देखें तो कुछ मिल्स होती हैं जिनको कोलॉइडल मिल भी बोलते हैं, कोलॉइड मिल भी बोलते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाल देते हैं सब्सटेंस को और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको लास्ट में जो आउटपुट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, कोलॉइडल साइज का मिल जाता है सीधे सीधे। जैसे अभी देखते हैं हम लोग, ये देखो कोलॉइडल मिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल डिस्क क्लोज टुगेदर एंड रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड ऑफ 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कर रही है ये, 7000। इतनी हाई स्पीड से चलती है ये, और 2 डिस्क होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। इसके बाद सस्पेंशन पार्टिकल जो हमने लिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलॉइडल साइज में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इस तरीके की होती है कोलॉइडल मिल। क्या करा है हमने, यहाँ पे ये जो हॉपर है यहाँ से हम लोग मटेरियल को डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये इसकी बेल्ट है, यहाँ मोटर है, पुली लगी हुई है, ये जो है ये रोटर जिसको लिखा हुआ यही घूमेगा आपका, ठीक है, ये घूमेगा और ये सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा आपका ब्रेक होगा, और इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन, क्योंकि हमने इसमें क्या यूज़ कर दिया, एक आपकी मशीन यूज़ कर दी। क्लियर? ये देखो ये एज शोन इन फिगर दिया हुआ है ना, तो ये कोई ऐसा कुछ इसका नहीं है, ये तो इससे रेज नहीं होगा। अच्छा कोलॉइडल मिल का है,
ये जैसे बॉल मिल, अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर दिया हुआ ना, जो अल्ट्रासोनिक का मतलब कुछ यूवी रेज को यूज़ करके कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में भी पूछते हैं और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन ब्रेक करना है, और इसको बोलते हैं ब्रैडिग आर्क मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रोसेस की स्पेशलिटी क्या है, इससे नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें दोनों प्रोसेस को यूज करना होता है, बोथ प्रोसेस। मतलब दो प्रोसेस बताए ना, एक तो डिस्पर्जन, ब्रेक भी करना है, और फिर क्या करवाना है, कंडेंसेशन भी करवाना है। यानी ये ऐसा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रैडिग्स आर्क मेथड, ब्रैडिग साइंटिस्ट का नाम है। ये ऐसा मेथड है जिसमें डिस्पर्जन भी यूज़ करोगे और कंडेंसेशन भी यूज़ करोगे। ये जेई मेंस में भी आ चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है कि कोई ऐसा प्रोसेस बताइए, कोई ऐसा मेथड बताइए जिसमें डिस्पर्जन प्रोसेस भी यूज़ करते हैं और कंडेंसेशन मेथड भी यूज़ करते हैं। दोनों मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। होता क्या है, देखो सिस्टम देखते हैं क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो बाहर की तरफ आइस लगा हुआ है, यहाँ पे एक बीकर है, एक सिस्टम है अपना। ठीक है, इस सिस्टम में हम लोग रखेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई मेटल है, उसका आपको बनाना है क्या, कोलॉइडल सॉल्ट। ठीक है, तो उस मेटल के हम लोग बना लेंगे इलेक्ट्रोड। ये प्रिपेयर कर लेंगे, इस मेटल के इलेक्ट्रोड हमने प्रिपेयर कर लिया। अब एक ये कंटेनर है, ठीक, इसमें हमने क्या लिया हुआ, डिस्पर्जन मीडियम, जैसे कि इसमें वाटर दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा KOH डाला हुआ, KOH स्टेबलाइजर की तरह काम करना। ठीक है, यहाँ बाहर देखो आइस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, आइस बाथ। आपको वाटर बाथ, आइस बाथ ये बताया था किसी ने, जानते हैं? आइस बाथ, वाटर बाथ, सैंड बाथ प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं, बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। अच्छा देखो, कोई प्रोसेस ऐसा हो, मान लो थोड़ा सा बता देते हैं। सपोज मान लो हमको टेम्परेचर बहुत डाउन चाहिए, है ना, आइस टेम्परेचर चाहिए, आईसी टेम्परेचर बोल दो, ऐसा चाहिए। ठीक है, और हमें उसको, और ये जो टेम्परेचर चाहिए वो हमें बहुत देर तक मेंटेन चाहिए। ऐसा नहीं तुरंत हुआ और आप निकाल करके यूज़ करने लगे। जैसे मान लो आप आइस लेते हो, ठीक है, और या आप फ्रीज़र में किसी सब्सटेंस को रखते हो, ठीक है, और फिर निकाल के आप उसको क्या करते हो, यूज़ करते हो, तो थोड़े टाइम बाद उसका टेम्परेचर बाहर रख दोगे तो डाउन हो जाएगा ना, यस और नो? ठीक है, अब हमें कोई प्रोसेस, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा करना है जो 5 मिनट में होता है या 2 मिनट में होता है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, और उसको हमको 0 पे करना है या उससे भी कम टेम्परेचर पे करना है। तब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर लो चाहिए उस प्रोसेस में और कंटिन्यूअस चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं, वाटर बाथ बना लेते हैं, आइस बाथ बना लेते हैं। आइस बाथ का मतलब क्या है, जिसमें भी आपको केमिकल रिएक्शन करवाना है उसको चारों तरफ इस तरीके से कोई कंटेनर यूज़ करो जिसमें आप ढेर सारा आइस क्रश करके डाल दो, ठीक है, और पैक कर दो बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उसमें फिर आप इसको रख दो। तो आपका 2-3 मिनट का जो भी रिएक्शन टाइम है उसमें ये पूरा जो सिस्टम होगा, ये वाला सिस्टम, ये पूरा ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे आइस बाथ यूज़ कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें डायरेक्टली आप उन रिएक्शंस, डायरेक्टली अगर आप कंटेनर को हीट करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उसमें हम लोग कभी कभी सैंड बाथ यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे सैंड रखते हैं। या बहुत हाई टेम्परेचर अगर चाहिए आपको, फर्नेसेस वगैरह में हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन हर प्रोसेस के लिए आप फर्नेसेस नहीं यूज़ कर सकते। मान लो आपको 2-4 ग्राम किसी का रिएक्शन कराना है तो आप बड़ी सी भट्टी में थोड़ी डालोगे इसको,
तो इस तरीके का हाई टेम्परेचर चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, सैंड लगा देते हैं। आइस बाथ चाहिए तो आइस लगा देते हैं। वाटर बाथ में क्या करते हैं, मान लो किसी को आपको डायरेक्ट हीट नहीं करना है, डायरेक्ट हीट करने में मान लो वो डिकम्पोज हो जाता है। अब वो डिकम्पोज हो जाएगा तो जो रिएक्शन चाहिए वो रिक्वायर्ड रिएक्शन नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर बाथ लगाते हैं। मतलब कोई सिस्टम ऐसा लगाया है, जैसे यहाँ पे हीटिंग सिस्टम लगा दिया, अब यहाँ पे वाटर भर दिया, पहले वाटर क्या होगा, बॉयल होगा, और ये बॉयल होगा तो इसकी स्टीम से ये कंटेनर गर्म होगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, आइस बाथ। यहाँ पे आइस बाथ लगा दिया, पहले से ही तैयार कर दिया, ये इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया आपका सेल वगैरह से, और ये इलेक्ट्रोड्स जिस मेटल का हमको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके। अब क्या करते हैं हम लोग, बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, हाई वोल्टेज इसको इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, बहुत तगड़ा झटका देते हैं। तो होता क्या है, बहुत हाई वोल्टेज अब आप जब देते हो और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिप हैं किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में, तब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड से मेटल ब्रेक हो जाती है हाई वोल्टेज के थ्रू, स्पार्किंग के थ्रू। जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है, उससे मेटल ब्रेक होगी, ठीक है, कुछ अमाउंट ब्रेक होगा, और वो अमाउंट जो ब्रेक होगा वो कहाँ पे है, डिस्पर्जन मीडियम में है, तो डिस्पर्जन मीडियम में वो सीधे क्या होगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो ब्रेकिंग हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया। अब डिसॉल्व हो रहा है ये, और यहाँ पे आइस बाथ लगा हुआ है तो कूल डाउन होगा। ये इसकी पहले वेपर्स बनती हैं, ये जो मेटल होता है ना इसकी वेपर्स फॉर्म होती है, फिर वेपर्स को सीधे सीधे डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड मिल गया और यहाँ पे आईसी टेम्परेचर मिल गया। तो जैसे ही वेपर्स आपकी आईसी टेम्परेचर उनको मिलेगा और ये मीडियम मिलेगा, फिर ये क्या होती है, कूल डाउन होती हैं, और कूल डाउन होने के बाद ये कोलाइडल साइज में आ जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात? तो डिस्पर्जन कैसे हुआ, डिस्पर्जन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पार्क हाई वोल्टेज से आपका मेटल ब्रेक हुआ, ठीक है, उसकी वेपर्स बन गई। और कंडेंसेशन कैसे हुआ, कंडेंसेशन आपका डिस्पर्जन मीडियम और ये जो आईसी टेम्परेचर था इसके थ्रू वो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स बन गए, कंडेंस हो गए, इसलिए ये प्रोसेस कंडेंसेशन हो गया। तो वेपर्स कूल डाउन होंगी और क्या बना लेंगी, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखो, कभी कभी पूछते हैं कि ब्रेडिंग आर्क मेथड से किसका किसका आप बना सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये तीनों प्रेशियस मेटल है ना, और इनर्ट भी बोलते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। इनके कोलाइडल सॉल्यूशन आप इस मेथड से ब्रेडिंग आर्क से बनाते हो। इम्पॉर्टेंट है बोर्ड में भी और वैसे भी, ये अपना टॉपिक से अलग टॉपिक है। नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड है आपका पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होगा, देखो पेप्टाइजेशन में एक फ्रेश पीपीटी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को हम कन्वर्ट करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। कैसे पीपीटी बनेगा, इसको किसी डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करेंगे, शेकिंग करेंगे आप, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जैसे हमें बनाना है, सपोज ये देखो एग्जाम्पल, तो हमने किसी प्रोसेस से FeOH होल थ्राइस बनाया, ठीक है, ये हमारे पास पीपीटी बना है
और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं इसमें, क्योंकि अगर फ्रेश पीपीटी नहीं लोगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पीपीटी ख़राब होने लगता है, फिर कोलॉइडल आप नहीं बना पाएंगे। आपने क्या किया, FeOH होल थ्राइस का फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ले लिया और इसमें हमने क्या किया, इसको डिस्पर्जन मीडियम मान लो, इसको हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, ये DM, ठीक है। इसके साथ हम लोग इसको क्या कर दिया, शेक कर दिया इसको। और इसके बाद ये क्या बना लिया इसने, बड़े बड़े कोलॉइडल पार्टिकल्स बना लिए। अब आप एक स्पेशल चीज़ देख रहे हो यहाँ पे एक FeCl3 भी ऐड किया गया है। इस FeCl3 को हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इस पे एक आप चार्ज देख रहे हो, होता क्या है प्रोसेस से। हमारे पास FeOH होल थ्राइस था, फ्रेश पीपीटी, इसको वाटर से मिक्स किया, वाटर में मिक्स किया और हमने यहाँ पे FeCl3 डाल दिया। होगा क्या, ये FeOH होल थ्राइस जो है, इसमें कौन कौन से आयंस होंगे, Fe+ और OH- होंगे। इसकी अगर बात करो, ठीक है। और ये जो FeCl3 हमने जो डाला है, इसका स्मॉल अमाउंट डालते हैं। इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे, Fe+3 और Cl-, ये होगा। अब ये जो FeOH होल थ्राइस का फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका पीपीटी था, इस पीपीटी को वाटर में हमने डिज़ोल्व किया और उसके साथ साथ FeCl3 डाल दिया, तो होता क्या है, ये FeOH होल थ्राइस FeOH होल थ्राइस का ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी बड़े साइज़ का हो जाता है वाटर से अटैच होके। और इसके साथ एक और चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे Fe+3 और Cl- ये भी है सॉल्यूशन में भाई, जो आपने DM लिया है, DM लिया है वाटर, और उसमें आपने क्या ऐड किया है, FeCl3, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, H+ होगा, OH- होगा, Fe+3 होगा और Cl- होगा। और ये पीपीटी अपने पास था। इस पीपीटी से इस पेप्टाइजिंग एजेंट में जो कॉमन आयन होता है, अगर कॉमन आयन की बात करो तो कौन सा है इन दोनों में, Fe+3 है। ये Fe+3 जो कॉमन आयन है, जब ये FeOH होल थ्राइस ये बन रहा है, ये बनेगा कैसे, देखो Fe+3 और OH- इनके पहले तो ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद Fe+3 एक मान लो खड़ा है और वहाँ पे OH- उसके साथ आकर के अटैच हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो Fe+3 है या ये जो OH- है जो इसका है, ये OH- कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूज होके इस Fe+3 को भी अपने साथ अटैच करेगा। कौन से Fe+3 को, ये वाले FeCl3 वाले Fe+3 को भी अपने साथ अटैच करेगा। और अटैच करने के बाद धीरे धीरे मॉलिक्यूल कैसा बनता जाएगा, बिग साइज का। फाइनली जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि FeOH होल थ्राइस का कलेक्शन बीच में है और इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, किसकी, Fe+3 Fe+3 Fe+3। इसके जो Fe+3 हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगा।
तो अगर आप देखो तो ये ऐसा कोलॉइड है जिसके ऊपर कैसा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या? और सॉल्यूशन में कौन बच जाएगा? जो डीएम के साथ रिमेनिंग होगा वो कौन होगा सॉल्यूशन में? ये तो कोलॉइड के साथ अटैच हो गया Fe+3, इसी के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कोलॉइडल सॉल्यूशन पे। और रिमेनिंग कौन बचेगा? एक तो डीएम बचेगा ही भी, भाई पूरा डीएम थोड़ी बना लेगा, डीएम तो होगा ही होगा, वहाँ पे कौन होगा? Cl- बचेगा। ठीक है, तो इसमें जो FeCl3 है ये काम किया पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जब कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका पीपीटी हो आपके पास और उससे आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हो, किस तरीके से उसका प्रोसेस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम के साथ आप उसको मिक्स करते हो, उससे उस प्रोसेस से बनाते हो, तो इसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और जो एडिशनल अमाउंट में आप FeCl3 या कोई भी ऐसा सब्सटेंस आपने यूज़ किया है जो इसके ऊपर चार्ज डेवलपमेंट कर रहा है, चार्ज डेवलपमेंट से वो स्टेबलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज रेंज आपका कोलॉइडल में चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, जैसे FeCl3 यहाँ पे पेप्टाइजिंग एजेंट है। क्लियर? अब मान लो ये तो पॉजिटिवली चार्ज बन गया कोलॉइडल, अब नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? देखो नेगेटिव अगर आना है तो नेगेटिव में मान लो सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास AgCl का पीपीटी है, ठीक है। तब हमने इसको वाटर में मिक्स किया या कोई भी जो डीएम है उसमें मिक्स किया, ठीक। और इसके साथ हमने क्या डाल दिया? इसके साथ हम लोग डाल देते हैं, मान लो NaCl डाल देते हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ NaCl हमने यूज़ कर दिया इसमें। तो क्या होगा? AgCl के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, और NaCl से क्या मिलेगा? Na+ और Cl- मिलेगा। कॉमन कौन है इसमें? अगर देखो तो इससे क्या है? Ag+ और Cl- है, इसमें कॉमन कौन आयन है? Cl- है ना, जो कॉमन होता है वही जाकर के अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी Ag+ की एफिनिटी Cl- के लिए है ना, तो ये वाले Cl- को भी अट्रैक्ट करेगी और ये Cl- ऊपर की लेयर में जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस तरीके से। अब ये कोलॉइडल साइज में आ गया, तो इसको क्या बोल दिया हमने? कोलॉइडल सॉल्यूशन बोल दिया। अब इसके ऊपर चार्ज हमें कैसा दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है, तो इसको हम नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कैसे मतलब आपका चार्ज डेवलपमेंट होता है इसमें। क्लियर है बात? मतलब जो पेप्टाइजिंग एजेंट में जो कॉमन आयन होगा, अगर वो प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इससे क्या प्रिपेयर होगा? इससे हमारा प्रिपेयर हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो कुछ अपने ये प्यूरिफिकेशन कैसे आ गया, केमिकल मेथड को दिखाया नहीं, केमिकल मेथड भी है। चलो पहले केमिकल बता देते हैं। प्यूरिफिकेशन थोड़ा थोड़ा समझ के, थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा उस तरीके का कहानी टाइप्स, ठीक है। देखो केमिकल मेथड नहीं बताया था, केमिकल मेथड में बस बताया था आपको कि डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। सो इसमें 4 रिएक्शंस हैं, इन 4 रिएक्शंस को बिल्कुल याद कर लो। कई बार इन रिएक्शन से ही क्वेश्चन दे देते हैं सीधे सीधे मेंस वगैरह में।
कभी कोई पूछ लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया केमिकल रिएक्शन से बनेगा AS2O3 ले लिया, आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है, ये सब्सटेंस है। इसमें हमने H2S पास करवा दी। इस प्रोसेस में क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन होता है, उसके थ्रू बनता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। H2S हमने पास करवा दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, DD डबल डिकम्पोजिशन, और इससे बन जाता है हमारा AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। इसका कोलाइड, ठीक है। तो आपसे रिएक्शंस में या कुछ इसी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके इस रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किस तरीके का रिएक्शन है, या आर्सेनिक का बनाना है तो कैसे बनाना। क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं देख के भी आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगी क्या है। फिर उसके बाद मान लो हमें सल्फर का बनाना है, तो सल्फर के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, SO2 लेते हैं और H2S लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस लेते हैं, इनको मिक्स करते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू सल्फर का सॉल्ट तैयार होता है। इस रिएक्शन में 3 सल्फर प्लस 2H2O, ये जो सल्फर मिलता है ये किस फॉर्म में मिलता है हमको, कोलाइडल सॉल्यूशन में। इसको बोलते हैं सॉल ऑफ सल्फर। क्लियर है? ये चारों जो रिएक्शन बता रहे हैं इनको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि आ ही रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं उसकी केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं ना, तो केमिकल बॉन्डिंग में आप कोई भी जेई मेंस का पेपर उठा के देखो, आपके जो इसके कंपाउंड हैं जीनॉन के, है ना, जीनॉन के कंपाउंड जो हैं आपके 18 ग्रुप में एनसीईआरटी में एक पेज पे दिए हुए, पी ब्लॉक जब पढ़ते हैं हम लोग 18 ग्रुप, तो 18 ग्रुप में जीनॉन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उनमें लोन पेयर, उनमें बॉन्ड पेयर, उनकी ज्योमेट्री, ये सब सारी चीज़ें हैं भाई। वो पार्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग का है, पी ब्लॉक में उसमें केवल स्ट्रक्चर बना हुआ। तो उसके जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, कौन सा किस में 90 डिग्री कितना होगा, किस में 120 कितना होगा, ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन ये हर बार आ रहे हैं हर पेपर में। अभी मैंने इसका कितना कब हुआ, अभी कब हुआ है जेई मेंस 20 को हुआ है ना, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, तो उस दिन का भी मैंने दोनों शिफ्ट का पेपर देखा, दोनों में जीनॉन के कंपाउंड थे। पहले भी जीनॉन के कंपाउंड से इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल पता है, डेट श्योर है, उनको तो पहले से ही तैयार करके हम लोग रख लें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बनाना है गोल्ड का। तो गोल्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड सॉल्व बनाना है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, AuCl3 ले लेते हैं, इसकी SCHO से रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेल्डिहाइड डाल देंगे, वाटर का सोल्यूशन है। इसमें प्रोसेस जो होता है वो रिडक्शन होता है AuCl3 का, भाई Cl माइनस यहाँ से हट जाएगा और गोल्ड का सॉल्व बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड बन जाता है, और क्या बनेगा, क्लियर है बात? फोर्थ अगर हम बोले तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ये दोनों आपके सिलेबस में भी है भाई। गोल्ड तो बहुत महंगा होता है, तो गोल्ड का तो बनवाते नहीं है प्रैक्टिकल में,
प्रैक्टिकल में मेरे ख्याल से आपका एक ये है और एक आपका ये भी है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। और स्टार्च वगैरह का तो बड़ा इजी होता है, कई बार वो भी दे देता है एग्ज़ाम में। फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनाना है। FeCl3 लेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा प्रोसेस, FeOH होल थ्राइस का बनेगा। क्लियर? ये वाला ध्यान रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं आपसे। और ये जो होता है ना, ये वाला H2SO, ये नेगेटिव चार्ज। वाइवा में भी टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड का नाम बताओ, कोई 2-4, नेगेटिव का नाम बताओ। एडजॉर्प्शन से क्वेश्चन वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों से। किसी भी चीज़ का जो कोई भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री में, उनका जो एप्लीकेशन है, पहले क्या होता था, प्रोसेस पूछा जाता था बहुत। अब कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, अब एप्लीकेशन से क्वेश्चन बना देते हैं। अब क्या बताना था आपको, पेप्टाइजेशन हो गया था। अब हम लोग आते हैं, केमिकल मेथड भी हो गया, अब हम लोग आते हैं प्यूरिफिकेशन पे। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन क्या है भाई, जब बनता है तो कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। इम्प्योरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। उसको प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। प्यूरिफिकेशन होगा कैसे, गाइस, आप जब कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हो तो मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला, सपोज है ना, यहाँ पे हमने जैसे पेप्टाइजिंग एजेंट डाल रहे थे हम लोग। अब पेप्टाइजिंग एजेंट जैसे मान लो किसी में NaCl हमने यूज़ किया। अब NaCl पेप्टाइजेशन के लिए आपको NaCl का बिल्कुल बहुत कम अमाउंट चाहिए, पिंच ऑफ आप डाल दोगे, काम बन जाएगा अपना। लेकिन अगर NaCl बहुत ज़्यादा आप डाल दोगे ना, तो प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन उसमें कोलॉइडल सॉल्ट तो बन जाएगा, लेकिन उसमें NaCl की फिर बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाएगी, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन को डिस्ट्रॉय करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को ख़राब करेगी। ठीक है, तो इसलिए फिर उन इम्प्योरिटीज़ को हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि कॉमन अगर आप उसमें सुनो तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, डायलिसिस सुना होगा, सुना है ये वर्ड? किडनी पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किडनी पेशेंट्स का क्या रहता है भाई, ब्लड है आपका, ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ब्लड में क्या होगा आपका, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, जिसका किडनी अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है वो तो आपका उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है उसका किडनी, लेकिन कुछ लोगों की किडनी का फंक्शनिंग ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए फिर इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस, मेडिकल प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस में बेसिकली क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। अगर बायो की बात छोड़ें, हम केमिस्ट्री की बात करें, तो इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसेस समझते हैं पहले। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन यूज़ की जाती हैं इसमें प्रोसेस में। ये मेम्ब्रेन कैसी होती हैं, ये मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जो आपके DM को बाहर जाने देती हैं, और जो सॉल होता है, कोलॉइडल सॉल होता है, उसको बाहर नहीं जाने देती, अलाउ नहीं करती। ठीक है, कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे सेलोफेनिक सब्सटेंस होता है, सेलोफेन बैग्स यूज़ करते हैं, या आपके और भी होते हैं, जैसे पार्चमेंट पेपर है,
ठीक है, इसको यूज़ करते हैं, इस तरीके के पेपर। इनको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं। प्रोसेस क्या होगा, देखो प्रोसेस समझते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं, इसको बाद में समझाते हैं, पहले डायलिसिस समझते हैं। यही सिस्टम है सेम टू सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं लगा। क्या करेंगे, जो हमारे पास मेम्ब्रेन है ना, मान लो हमने पार्चमेंट पेपर के ले लिया, ठीक है, तो उस पार्चमेंट पेपर का एक ऐसा पोटली जैसा बना लेते हैं और बैग जैसा बना लेते हैं, और उसमें हम लोग कोलॉइडल सोल्यूशन, यहाँ पे देखो फनल लगा रखी है, और इस फनल से हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, कोलॉइडल सोल्यूशन डाल देंगे, जिसको हमें प्योर करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन का होता है, डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जो आपके सॉल के पार्टिकल हैं वो बड़े साइज के हैं, तो सॉल के पार्टिकल अंदर ही रह जाएंगे, और डिस्पर्जन मीडियम या जो भी ऐसी इम्प्योरिटी होगी जिसका साइज छोटा है वो क्या होंगे, धीरे धीरे बाहर आएंगे। और यहाँ पे वाटर यूज़ करते हैं हम लोग दो तरीके से। यहाँ पे देखो आप एक सिस्टम दिख रहा है, ये फिगर इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट फिगर है, इलेक्ट्रोड को हटा के समझ लो। अगर फ्रेश वाटर यहाँ से आप डालते हो और यहाँ से वाटर निकलता रहता है, ठीक है। क्या करते हैं, ये जब एक तरफ से वाटर जाता है और एक तरफ से बाहर निकलता रहता है, तो एक कंटिन्यूएशन बना रहता है, मतलब एक फोर्स टाइप का इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्रिएट रहता है, जिसके थ्रू ये प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप किया जाता है, और छोटे पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं, और बाद में ये कोलॉइडल सोल्यूशन इसके अंदर बचा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस का प्रोसेस। समझ आई बात कुछ? ठीक है, और यहाँ पे देखो वाटर, आयन और मॉलिक्यूल्स ये सब बाहर जा रहे हैं, मतलब इम्प्योरिटी यहाँ से निकालते जा रहे हैं, फ्रेश वाटर यहाँ से डालते जा रहे हैं। इस तरह से फ्रेश वाटर डालो, इधर से जो भी आपके बाहर आ रहा है उनको निकालते जाओ। तो ये प्रोसेस डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस से प्यूरिफिकेशन हो जाता है, इसमें मिल जाता है। अब ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। कैसा होता है, स्लो। मतलब अगर पता चला ब्लड को प्यूरिफाई करना है और आपने सिंपल डायलिसिस अगर यूज़ कर दिया, तो पता चला पेशेंट तो ऊपर निकल गया और हमारी डायलिसिस होती रह गई, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर हम लोग एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस का क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दोगे, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड आपने यूज़ कर दिए, मान लो ये निगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। दो इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने यहाँ पे इस सॉल्यूशन में। तो जब सिस्टम में इलेक्ट्रोड आ जाएंगे, तो जब इम्प्योरिटी निकलेगी, तो अगर पॉजिटिव इम्प्योरिटी होगी, पॉजिटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ खींचेगी, और जो नेगेटिव चार्ज इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचेगी। और ये जब हम लोग लगाते हैं ये सिस्टम, इलेक्ट्रोड यूज़ करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रोड जब यूज़ करते हैं तो इसकी प्रोसेस की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो हमें रिक्वायरमेंट है जितनी स्पीड की, उस स्पीड से ये प्रोसेस होने लगता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अप्लाई किया, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर है? तो एग्जैक्टली जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है। डायलिसिस उसका सिंपल फॉर्म है। ये देखो, ये अब इसकी बायोलॉजी तो मुझे पता नहीं है, मैंने फिगर कहीं से तो उठा के चिपका दिया है। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा एक फिस्टुला काइंड ऑफ एक यहाँ पे बनाया जाता है हाथ पे,
उसके थ्रू, जैसे ऐसा नहीं कि बार बार आप जाओगे तो बार बार वो वेन के लिए आपको अटैच करने के लिए कुछ बनाया जाएगा, कुछ यहाँ पे बनता है एक फिस्टुला काइंड ऑफ, उसके थ्रू आपको जो सब्सटेंसेस हैं कुछ वो डीएम को अंदर किया जाता है और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, वाटर को नहीं भाई, ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। पूरा प्रोसेस मुझे ये इसका बायो नहीं पता है कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम लगाए। देखो यहाँ पे एयर का कुछ है, मतलब कुछ सक्शन वगैरह भी लगाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, ठीक है। पर आपको केमिस्ट्री में इतना जानना भी नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि हाँ भाई इस प्रोसेस में यूज़ होता है किडनी पेशेंट्स के लिए। क्लियर? प्यूरिफिकेशन का पहला प्रोसेस हमने पढ़ा कौन सा, डायलिसिस। दूसरा प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इम्पॉर्टेंट है। ब्रेडेगार बहुत बार पूछ चुके हैं और ये वाला डायलिसिस बहुत बार पूछ चुके हैं, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, नीट के लिए भी और मेंस के लिए भी। इस मेथड में देखो क्या करते हैं, इस मेथड में जैसे मान लो हमने फिल्टर पेपर ले लिया, ठीक है। अब फिल्टर पेपर के पोर्स जो होते हैं ना, वो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर अपने उसमें होता है लैब में, उसके पोर्स जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, साइज इसका ज़्यादा होता है। मतलब इसमें अगर आप कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन डालोगे ना, जिसमें प्योर सॉल्यूशन भी है और इम्प्योरिटी भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो ये जब आप इसमें डालोगे तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर सिंपल वे में समझो कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो अपनी छन्नी से इसको छानते हैं ना, तो ऊपर में क्या पत्ती रह जाती है, उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स, पत्ती के बड़े बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं, और ये जो फिल्ट्रेट होता है इसको हम लोग पीते हैं भाई। फिल्ट्रेट सुबह सुबह उठ के हम क्या लेते हैं, फिल्ट्रेट लेते हैं, तो ये फिल्ट्रेट हम लोग लेते हैं, है ना। तो ये जो आपकी जो भी आपका स्ट्रेनर है, इससे क्या हो रहा है, ये किसको अलाउ कर रहा है, ये लिक्विड पार्ट को अलाउ कर रहा है, और जो चाय पत्ती के आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर सिंपल हम लोग ये लेते हैं फिल्टर पेपर, तो वो क्या करता है, वो आपका वो सबको अलाउ कर देता है, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल भी आ जाओ, डिस्पर्जन मीडियम भी आ जाओ, इम्प्योरिटी भी आ जाओ, सब नीचे आ जाते हैं, तो सेपरेशन नहीं हो सकता इससे फिल्टर। तो इसके लिए कुछ स्पेशल फिल्टर पेपर्स यूज़ किए जाते हैं जिनको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर्स, ठीक है। अब अल्ट्रा फिल्टर्स बनेगा कैसे भाई, मान लो उस पर सपोज आप कोई ऐसी थिक चीज़ को अगर अप्लाई कर दो तो उसके पोर्स अगर छोटे हो जाएं, मतलब कोई भी प्रोसेस ऐसा अप्लाई करो कि ये अपना सिंपल फिल्टर पेपर है मान लो, और इसमें हमने कुछ ऐसा कोई सब्सटेंस यूज़ कर दिया जिससे इसके जो पोर्स हैं वो क्या हो गए, स्मॉल हो गए पहले के कंपैरिजन में, और इतने स्मॉल हो गए कि केवल डीएम को और इम्प्योरिटी को जाने दे रहे हैं, और किसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, कोलॉइडल, प्योर कोलॉइडल, ठीक है। तब क्या होगा, अगर ये फिल्टर लगा दो तो ये नीचे की तरफ क्या होगा, ऊपर आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बच जाएगा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम और इम्प्योरिटी नीचे आ जाएगी, इससे अगर फिल्टर कर दोगे आप। क्लियर है बात इतनी कि प्रोसेस क्या करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कॉटन के कपड़े वॉश किए जाते हैं, आपने देखा है कॉटन के कपड़े कैसे, मतलब प्रोसेस तो पता ही होगा किया हो या नहीं किया हो, कैसे करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ लिया, डिटर्जेंट में उसको क्या कर दिया, सोक कर दिया थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद उसके साथ जो भी प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद फिर हम उसको वाटर में डिप कर करके क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद कॉटन का क्लॉथ है तो हम लोग क्या करते हैं, रिवाइव यूज़ कर देते हैं, रिवाइव में डिप करके छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सनलाइट में डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल हार्ड मस्त वाला कॉटन आपका जो भी है, कॉटन शर्ट है, सूट है, जो भी है, तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया आपने, वॉश करने के लिए डिटर्जेंट में सोक किया, फिर उसके बाद आपने एक रिवाइव यूज़ किया। रिवाइव से क्या होगा, रिवाइव से उसके पोर्स के ऊपर कुछ अप्लाई हो जाएगा, जो भी कॉटन के क्लोथ्स होंगे उससे उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। बोलते हिंदी में बोलते कड़क हो गया कपड़ा, है ना, अच्छा सा, ये चीज़ होती है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर जब बनाना है ना, तो इसी तरीके की कोई चीज़ करते हैं हम लोग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, क्या बात है, स्लाइड में ही नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलॉयडियन। ठीक है, कोलॉयडॉन भी पढ़ते हैं इसको, कोलॉयडियन या कोलॉयडॉन सॉल्यूशन, इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर जो हमारा है नॉर्मल, उस फिल्टर पेपर को इस कोलॉयडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। और फिर इस कोलॉयडियन सॉल्यूशन को जब ये डिप कर देते हैं, सोक कर देते हैं थोड़े देर के लिए, फिर उसके बाद इसको निकालते हैं, फिर इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं, मतलब वाटर से, और फिर उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जो फिल्टर पेपर अपना तैयार होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और इसके थ्रू हम लोग कौन सा प्रोसेस करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें फिल्टर पेपर के ऊपर की तरफ कोलॉइडल रह जाएगा सॉल्यूशन, और नीचे की तरफ कौन चला जाएगा, आपका इम्प्योरिटी चली जाएगी और डिस्पर्जन मीडियम चला जाएगा। क्लियर है। अब इसमें कोलॉयडियन बनता किससे, उसका नाम भी पूछते हैं कई बार, तो वो बता देते हैं आपको। देखो, अब देखो यहाँ पे हम जब सोक कर देंगे ना इस फिल्टर पेपर को कोलॉयडियन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लूज हो जाएगा, क्या थोड़ा सा, ये पेपर ही तो है, वो लूज हो जाएगा ना किसी सॉल्यूशन में अगर आप इसको डिप करोगे तो अब इसकी हार्डनिंग के लिए ना जो क्लीन अप करते हैं, जो किसी एक और सब्सटेंस में इसको डिप करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में से इसकी हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में जब डिप करोगे तो फिर से ये हार्ड हो जाएगा, ड्राई अप कर दोगे तो बिल्कुल हार्ड मिल जाएगा आपको। इससे क्या किया हमने, हार्डनिंग, और फिर ड्राई कर दिया। ठीक है, अब कोलॉयडियन को पूछते हैं कि भाई कोलॉयडियन जो सॉल्यूशन होता है किससे बनता है, ये होता है आपका 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज in mixture of ethanol and ether। किसका सॉल्यूशन है, नाइट्रोसेल्युलोज का, सब्सटेंस का नाम है, 4% सॉल्यूशन है,
किस में बना हुआ है, इथेनॉल और ईथर के मिक्सचर में इस सॉल्यूशन को बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडियम। क्लियर? अब क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग यूज़ करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ चुके हैं हम लोग काफ़ी कुछ। एक और इम्पॉर्टेंट रह गया सेंट्रीफ्यूगल वाला, और एक ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी पूछते हैं बहुत। तो अब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। आगे का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आपका कहानी जैसा